हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में 9 जिलों में गुरुवार को 96 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इनमें खगड़िया में 1, मुंगेर में 3, पूर्णिया में 5, गोपालगंज में 17, लखीसराय में 9, कटिहार में 19, शेखपुरा में 8, समस्तीपुर में 16 और रोहतास में 18 नए मरीज की पहचान की गई है। इस तरीके से अब तक राज्य में अभी तक जिसों के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त तक 1872 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। लॉकडाउन की मार झेल रहे प्रवासी मजदूरों अपने अपने राज्य में पहुंचने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हजारों प्रवासी मजदूर भूख प्यास से बेहाल होकर मीलों का रास्ता पैदल तय करने का निश्चय करके अपने घरों को निकल रहे थे। कई हादसों का शिकार भी हो रहे थे। इसके बाद दिल्ली सरकार ने मजदूरों के पैदल जाने पर रोक लगा दी है। ऐसे ही 49 मजदूरों को अवैध तरीके से किशनगंज बिहार लाए जा रही टूरिस्ट में बस के ड्राइवर और उसके मालिक के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। 18 मई को लगभग 12 बजे गश्त के दौरान स्ट्रेट एंट्री पर एक पर्यटक बस को देखा गया था। जब जांच की गई तो बस में कुल 49 प्रवासी मजदूर पाए गए। वे किशनगंज बिहार जा रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बस ड्राइवर और उसके मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मजदूरों को वापस ले जाया गया है। चक्रवाती तूफान अम्फान का असर बिहार में भी काफी दिखा। बुधवार की शाम से ही जहां बिहार के उत्तरी इलाके के कई जिलों में मौसम ने करवट ली है, तो वहीं गुरुवार को भी कई इलाकों में दिन भर बारिश हुई। इस तूफान का असर लगभग बिहार के सभी जिलों में दिखा। कई इलाकों में जहां बादल छाए हुए हैं, वहीं कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश भी शुरू हो गई। गुरुवार सुबह से भोजपुर, आरा, बक्सर समेत राजधानी पटना में भी बूंदाबूंदी हुई। वहीं सीमांचल और मिथिला क्षेत्र में कल दिन भर बारिश हुई। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही अम्फान तूफान को लेकर बिहार में अलर्ट जारी किया था। बाधित हुई रेल सेवा एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी है। इस कड़ी में भारतीय रेलवे द्वारा 200 ट्रेनों की सूची जारी कर दी गई है, जिनका परिचालन अगले महीने की 1 तारीख यानी कि 1 जून से शुरू होने वाला है। इस दौरान बिहार के लिए भी 20 जोड़ी ट्रेन शामिल है, जो कि राज्य के अलग अलग स्टेशनों पर रुकेगी। इससे पहले भी स्पेशल ट्रेनों की सूची में रेलवे द्वारा बिहार के लिए कई ट्रेनों की घोषणा की गई थी, जो राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर रुक रही थी। ऐसे में अब ये जानना जरूरी है कि 1 जून से फिर से शुरू हो रहे रेलवे के इस सेवा के तहत बिहार में कौन सी गाड़ियां फिर से परिचालन के लिए शुरू हो जाएगी। 18 महीने के डीएलएड कोर्स को मान्यता एनसीईटी ने दे दिया है। अब 18 माह के डीएलएड कोर्स करने वाले उम्मीदवारों का सर्टिफिकेट शिक्षा भर्ती परीक्षा के लिए मान्य हो गया है। भारत सरकार की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसकी घोषणा की है। घोषणा के बाद एनसीईटी ने मान्यता के लिए बिहार के शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के रिजल्ट पर यानी कि मैट्रिक के रिजल्ट पर 15 लाख से अधिक स्टूडेंट की नजरें लगातार टिकी हुई है। मीडिया में लगातार खबरें चल रही थी कि बुधवार या फिर गुरुवार को 10वीं का रिजल्ट आ सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। इसे लेकर अब भी असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। हालांकि सूत्र के मुताबिक मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट तैयार हो चुका है और शुक्रवार तक इसका ऐलान किया जा सकता है। अगर बिहार बोर्ड जल्द ही इसका ऐलान कर देता है तो लॉकडाउन के बीच इस साल 10वीं और 12वीं दोनों के नतीजे घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। संक्रमण के खतरे के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव की हलचल भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने प्रदेश में चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर आला नेताओं ने बिहार बीजेपी के नेताओं को टॉक्स भी दिए हैं। स्थानीय नेताओं का केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि जमीनी स्तर पर इसको लेकर काम भी शुरू हो गया है। हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। अब तक शेड्यूल के मुताबिक इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो 4-5 महीने बाकी है। लॉकडाउन के चलते बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बयान ने सियासी पारे को गरमा दिया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार और बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए चुनाव होने की बात कही थी, यानी कि ऑनलाइन चुनाव कराने की बात कही थी। लेकिन उनका डिजिटल चुनाव कराए जाने के बयान उनकी सहयोगी पार्टी जेडीयू को ही रास नहीं आ रहा है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने उनके प्रस्ताव को खारिज करते हुए इसे अव्यवहारिक और अलोकतांत्रिक बताया है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि इस देश में डिजिटल चुनाव संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ चुनाव उत्सव और त्योहार की तरह कराए जाते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जड़ें यहाँ काफी मजबूत है। यहाँ गीत गाती हुई महिलाएं वोट डालने जाती है, यहाँ रैली होती है, जुलूस होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लिहाजा यहाँ उसी दर्रे पर चुनाव होना चाहिए जिस तरीके से पिछले 50-60 सालों से चुनाव होते आ रहे हैं। देशव्यापी लॉकडाउन में पहली बार विपक्ष के सारे नेता एक साथ जुड़ेंगे। जी हाँ,
कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 22 मई यानी कि आज विपक्ष दलों के सभी नेताओं को एक साथ बैठक में जुड़ने का आमंत्रण दिया है। इस बैठक में बिहार के तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने शामिल होने की सहमति दे दी है। इस बैठक में माना जा रहा है कि लॉकडाउन के मौजूदा हालात के साथ साथ होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनेगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बुलाए गए विपक्ष नेताओं की इस बैठक में बिहार के तमाम विपक्ष दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बैठक में शामिल होंगे। अररिया जिला के अररिया प्रखंड के मध्य विद्यालय पटेगना और +2 LS उच्च विद्यालय प्लास्टिक के सैकड़ों मजदूरों ने अररिया कुर्साकाटा मुख्य मार्ग के पटेगना तथा प्लासी चौक के पास सड़क जाम करके लगभग 1 घंटे तक यातायात बाधित कर दिया। वहीं खगड़िया जिले के मानसी प्रखंड के अंतर्गत गुज्जू शाह मिडिल स्कूल स्थित क्वारंटाइन सेंटर के प्रवासियों ने समय पर नाश्ता नहीं दिए जाने समेत बाथरूम की गंदगी और चिकित्सा सुविधा को लेकर गुरुवार को सड़क जाम कर दिया। दरअसल यह सब मामला बिहार के बाहर से लौट रहे प्रवासी मजदूरों के क्वारंटाइन सेंटर में सारी सुविधाओं की व्यवस्था का दावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं मिल रही है, इसीलिए यह सब हंगामा हो रहा है। वहीं आए दिन किसी न किसी क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों की ओर से सुविधाओं में कमी को लेकर हंगामा किया जा रहा है। लॉकडाउन में बिहार के बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों का आना लगातार जारी है। कोई पैदल तो कोई वाहन से पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में 30 मजदूर चेन्नई से कैमूर पहुंचे तो उन्होंने अपनी आपबीती एक न्यूज चैनल से सुनाई। उन मजदूरों ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि जब कोई रास्ता नहीं मिला तो हमने मिलकर 2,10,000 रुपए में किराए पर बस लिया, फिर अपने घर पहुंच सके। मजदूरों ने बताया कि आज अपने जिले में पहुंचकर सुकून महसूस हो रहा है। गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने के साथ ही तटबंधों में जहां दबाव बढ़ गया है, वहीं बैकुंठपुर के स्लेमपुर में गंडक नदी के कटाव शुरू हो गए हैं। कटाव की वजह से ग्रामीणों को बाढ़ का खतरा सताने लगा है। आपको बता दें कि अगले महीने करीब 15 जून मानसून के आने की संभावना जताई जा रही है। मानसून के आने से पहले ही गोपालगंज में गंडक नदी के तटबंधों को मजबूत कार्य संपन्न करा लेने का दावा किया गया है। अगर 15 जून तक कटाव निरोधी कार्य संपन्न नहीं कराया गया तो जिले को दोबारा बाढ़ की समस्या से जूझना पड़ सकता है। बिहार में रोजाना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। इन मामलों में कई मामले शहर की सब्जी मंडियों और सब्जी वालों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में लोगों की चिंता सताने लगी है कि कहीं सब्जी के माध्यम से संक्रमण घरों तक न आ सके। इसे लेकर लोग कई तरीके से सावधानियां बरत रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। सब्जी खरीदते और बेचते समय सावधानी बरती जाए तो संक्रमण फैलने का डर नहीं है। मशहूर लेखक चेतन भगत ने कहा है कि हमने अपना बहुत सारा नुकसान इसलिए किया है क्योंकि हमारा ध्यान पाकिस्तान को नीचे दिखाने पर ज्यादा है। मशहूर लेखक चेतन भगत ने ट्वीट करके वो 6 वजह बताई है जिनके चलते खास तौर से भारत की अर्थव्यवस्था हाल के दिनों में पटरी से उतर गई है। इनमें से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान, मुसलमान और सरकार से सवाल न करने जैसी वजह बताई है। चेतन भगत ने ट्वीट करके लिखा है कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम पाकिस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश में ज्यादा लगे रहते हैं। हम मुसलमानों पर एक होने और उनकी तमाम चीजों के बारे में ज्यादा ही सोचते हैं। हम सरकार से सवाल करना और उसकी जवाबदेही तय करने की बजाय उनकी पूजा करते हैं। बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव सहायता करने के लिए आगे रहती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस वर्ष अप्रैल में रबी मौसम असामान्य वर्षापात और ओलावृष्टि के कारण कृषि एवं बागवानी फसल क्षति की भरपाई के लिए कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब प्रभावित किसान यानी कि जिन किसानों का फसल बर्बाद हुआ है उन किसानों को 20 मई की जगह अब 25 मई तक कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि अप्रैल माह में हुए वर्षापात और ओलावृष्टि से राज्य के 19 जिले गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज तथा अररिया के 148 प्रखंडों में खाद्यान्न एवं बागवानी फसलों को क्षति हुई थी। सरकार की ओर से इन क्षेत्रों के प्रभावित किसान को कृषि इनपुट अनुदान दिया जाएगा। इन क्षेत्रों के प्रभावित किसान कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर अब 25 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरा देश का अर्थव्यवस्था डगमगाया गया है, यानी कि पाताल में चला गया है। सरकार पूरी कोशिश में है। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने कई योजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज से लेकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक नई योजना शुरू किया जाना तक शामिल है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार को 31 मार्च 2023 तक के लिए मंजूरी दे दी है। पहले इस योजना की अवधि 31 मार्च 2020 तक थी।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 25 मई से घरेलू उड़ानों फिर से शुरू करने की खातिर हवाई अड्डों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक आरोग्य सेतु ऐप 14 साल से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। इसके अलावा यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है। लॉकडाउन 4 में दुकान खोलने के आदेश के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूट गया है। कल बाजार खुलते ही दुकान पर भीड़ बढ़ गई। कपड़ों की दुकानें लॉकडाउन के बाद पहली बार खुली थी, इस कारण से यहां भीड़ अधिक हो गई। प्रतिबंध के बाद भी पटना के खेतान मार्केट और हथुआ मार्केट में भी दुकानें खुल गई। प्रतिबंधित क्षेत्र में दुकानों के खुलते ही पुलिस के जरिए बड़ी चुनौती बढ़ गई। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़, जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।